आज के इस क्लास में हम लोग उत्तर वैदिक काल के पार्ट 3 वीडियो को देखेंगे। पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वैदिक काल एवं साहित्य, वेद, उपनिषद, अरण्यक वगैरह को देखा था। पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल के भी नाम से जाना जाता है, उसको पढ़ा था। और आज के इस क्लास में हम लोग उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। इस काल को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं माइंड मैप के माध्यम से, जिससे हर चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट, सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। माइंड मैप के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि आर्यों की भौगोलिक सीमा किस प्रकार से थी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संगठन में क्या बदलाव आए, आर्थिक जीवन में क्या बदलाव आए, राजनीतिक जीवन किस प्रकार से था, धार्मिक जीवन में कैसे बदलाव हुए, ऋग्वैदिक तथ्य को देखेंगे और ऋग्वैदिक साहित्य जो उत्तर वैदिक काल में हुए थे उन सारे चीज़ों को देखेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये वीडियो यदि आप अंत तक देखते हैं तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जब बनाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे भी। बस आपको अंत तक वीडियो को देखना है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी क्योंकि मैं सारे चीज़ को बहुत ही कॉन्सेप्चुअली डील करता हूँ, माइंड मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आपको यह ट्रस्ट हो सके। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको गाइड करने वाला हूँ, तो मैं इसमें कैपेबल हूँ या नहीं। मेरा नाम LM शर्मा है। वर्तमान में मैं स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। हमने RRB NTPC एग्ज़ाम के साथ साथ SSC के भी एग्ज़ाम को हमने क्लियर किया है। हमने झारखंड सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2017 में क्लियर किया है। साथ ही साथ हमने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम JPSC मेंस हमने 2 बार लिखा है। इसका रिजल्ट अभी भी वेटिंग में है। तो आपको यह ट्रस्ट हो चुका होगा कि मैं खुद मेहनत करके आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ और आपको गाइड करने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले जो हमको समझना है वह आर्यों की भौगोलिक सीमा ऋग्वैदिक काल के बाद कहाँ तक डेवलप हो गया। यदि मैप में यदि इसे समझा जाए तो ये मान लीजिए मैप है भौगोलिक सीमा का, तो ये हिमालय उत्तर में हुआ, दक्षिण में यह विंध्य पर्वतमाला तक आ जाता है और पश्चिम में ये अफगानिस्तान तक इसका सीमा का विस्तार हो जाता है और पूर्व में यह उत्तरी बिहार जहाँ पे गंगा यमुना जो दोआब क्षेत्र कहलाता था वहाँ तक इसका विस्तार हो जाता है। तो ये सबसे पहले आपको भौगोलिक विस्तार ध्यान में रखना है। और यह जो क्षेत्र था ऋग्वैदिक काल की तुलना में काफ़ी विस्तृत हो जाता है। ऋग्वैदिक काल का जो क्षेत्र था सीमित था, जबकि उत्तर वैदिक काल आते आते इसका विस्तार हो जाता है और इसका जो केंद्र बिंदु हो जाता है वो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र हो जाता है। आर्य समाज लोग का कंसंट्रेशन जो है गंगा यमुना के क्षेत्र में हो जाता है। इसका रीजन ये है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि जो है मुख्य पेशा हो गया था। आप पूर्व वैदिक काल में पढ़े थे कि जो मुख्य पेशा था वह पशुपालन था, गोपालन था, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आते हैं तो लोहा का विकास हो जाता है। लोहे के विकास हो जाने के कारण हथियार वगैरह, औजार वगैरह, हल वगैरह में वृद्धि होती है, उनका विकास होता है, जिससे खेती करना आसान हो जाता है और यह गोपालन से कृषि पालन की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जिसके कारण कृषि का डेवलपमेंट होता है और कृषि मुख्य पेशा बन जाता है। और गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है यह मैदानी भाग है, यहाँ पे कृषि करना आसान होता है। आज भी आप देखेंगे तो जो उत्तरी बिहार है का मैदान जो है वहाँ पे काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होता है और वहाँ पे कृषि अच्छी होती है। तो यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल में लोग उत्तर बिहार अर्थात गंगा यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है वहाँ कंसंट्रेट करने लगे। और क्यों? क्योंकि कृषि वहाँ अच्छी होती थी और यही वहाँ का केंद्र बिंदु बन गया उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संगठन किस प्रकार से था। तो सामाजिक संगठन को समझने से पहले इसको कैसे बांटते हैं उसको देखेंगे। तो सामाजिक संगठन वर्ण व्यवस्था में पहले बांटा गया, फिर आश्रम व्यवस्था क्या है ये आपको जानना है, नारियों की स्थिति कैसी थी ये आपको समझना है। तो बारी बारी से हम सभी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से था वहाँ पे। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था
पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह जन्म आधारित हो गया और जो वर्ण है वो 4 वर्ण हो गए। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण पुरोहित या शिक्षक वर्ग को ब्राह्मण कहा जाने लगा, राजा या योद्धा को क्षत्रिय कहा जाने लगा, कृषक या व्यापारी को वैश्य कहा जाने लगा और सेवक वर्ग को शूद्र कहा जाता था। और यह जो है जन्म आधारित हो जाता है। ऋग वैदिक काल में यह कर्म आधारित व्यवस्था थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जन्म आधारित व्यवस्था हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था जो है 4 आश्रम व्यवस्था थे। कौन कौन? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य के समय यह जो है 25 साल की आयु तक होता था और उस समय लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। फिर 25 साल के बाद 25 से 50 वर्ष के बीच में एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे, अर्थात वैवाहिक जीवन जीते थे। 50 के बाद 50 से 75 तक वानप्रस्थ अर्थात जंगल में चले जाते थे और शिक्षा देने का या फिर सिखाने का कार्य करते थे और भ्रमण करने का कार्य करते थे। और 75 के बाद वो संन्यास में लीन हो जाते थे, भगवान के करीब आते थे, भजन कीर्तन करते थे, अर्थात त्याग का जीवन जीने लगते थे। तो ये 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था देखने को मिलती है उत्तर वैदिक काल में। और इसका प्रथम उल्लेख कब वहाँ मिलता है? जबालोपनिषद में। जबालोपनिषद में ये 4 आश्रम जो है इनके बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नारियों की स्थिति कैसी थी। तो नारियों की स्थिति जो है उत्तर वैदिक काल में आते आते उनका ह्रास होता है, नारियों की स्थिति थोड़ी खराब हो जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि नारियों का जो उपनयन संस्कार था उत्तर वैदिक काल में वो बंद हो जाता है, जबकि ऋग्वैदिक काल में उपनयन संस्कार इनको दिया जाता था, उनको अधिकार प्राप्त था उपनयन संस्कार का। उपनयन संस्कार का अर्थ हुआ उन्हें उपनयन संस्कार के बाद जनेऊ धारण करने का अधिकार था, मुंडन करने का अधिकार था, धर्म क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ये सारे अधिकार जो है धीरे धीरे कम होते गए। कब? उत्तर वैदिक काल जैसे जैसे आ जाता है। और कन्या जन्म की निंदा किया जाता था। इसकी चर्चा कहाँ पे मिलती है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में चर्चा मिलती है कि उत्तर वैदिक काल में कन्या जब किसी को होता था तो उसे निंदा किया जाता था, हे की दृष्टि से देखा जाता था, अपमानित महसूस करते थे कन्या जन्म लेने के बाद। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में यह जिक्र किया गया है कि कन्या जो है चिंता का कारण बन जाती है। कब? उत्तर वैदिक काल जब आते आते स्थिति होती है। और यहाँ तक भी नहीं, स्त्रियों को शूद्रवत कहा गया है। किसमें? तैत्तिरीय अरण्यक में। तैत्तिरीय अरण्यक में यह जिक्र किया गया है कि स्त्रियां शूद्रवत हो गई। सतपथ ब्राह्मण में जो है पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता था। आप देखें कि ये प्रथम 4 जो है नेगेटिव पॉइंट थे, लेकिन 2 यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट भी देखने को मिलता है कि सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस ग्रंथ या किस ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है? तो सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, जबकि तैत्तिरीय अरण्यक में शूद्रवत कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। अथर्ववेद में कन्या की जन्म की निंदा की गई है। वहीं यहाँ पे देखा जाता है कि कुछ विदुषी महिलाएं जैसे मैत्रेयी, गार्गी, सुलभा आदि का जिक्र किया गया है। विदुषी यानी ये ऋषि मुनि के वंशज की बेटियां थी जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ये काफी विद्वान बनी थी। प्रतिबंध के रूप में देखा जाता है तो सभा और समिति में भागीदारी बंद हो गई। किसकी? महिलाओं की। महिलाओं की स्थिति में प्रतिबंध आता है। कहाँ? पहले जहाँ ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति में वो भाग ले सकती थी, वहीं अब उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। अब वो सभा और समिति में भाग नहीं ले सकती थी। कौन? स्त्रियां। इसके अलावे पतिव्रता स्त्रियों के लिए वरुण प्रभास का अनुष्ठान था। यानी वैसी स्त्रियां जो पति के अनुरूप नहीं थी, पतिव्रता नारी नहीं थी, उसके लिए वरुण प्रभास अनुष्ठान का जिक्र मिलता है। तो आपको नारियों की स्थिति के रूप में या फिर सामाजिक जीवन के रूप में जो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि वर्ण व्यवस्था जो है कठोर हो गई। यह कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो जाता है। नारी की शिक्षा सम्मान में गिरावट आता है। वहीं कुछ विदुषी महिलाओं का जिक्र है। कौन कौन? मैत्रेयी, गार्गी और सुलभा। और आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ होता है और इसे जीवन के अलग अलग चरणों में बांटकर देखा जाता है। अब हम देखेंगे आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन किस प्रकार से था। तो उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन को समझने के लिए इसे कृषि, धातु ज्ञान, मिट्टी के बर्तन वगैरह जो बनाए जाते थे और आर्थिक प्रगति किस प्रकार था, इस तरह से बांट करके हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृषि को। कृषि जो है उस समय मुख्य आधार हो जाता है।
और मुख्य जो फसलें थी वो विरही, जिसे चावल को विरही कहा जाता था, उड़द को मास कहा जाता था और जौ को यव कहा जाता था। ये 3 प्रकार की मुख्य फसलें वहाँ पे उपजने लगी थी। जबकि ऋग्वेदिक काल में हमने देखा था कि कृषि के रूप में सिर्फ यव का उत्पादन होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह कृषि मुख्य पेशा हो जाता है, क्योंकि लोहा का विकास हो जाता है और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र जैसे उपजाऊ जमीन उनको मिलने लगती है, जिसके कारण कृषि जो है मुख्य पेशा हो जाता है और वहाँ पे अलग अलग फसल का उत्पादन होने लगता है, जैसे विरही, मास, यव, गोधूम, गेहूं का भी उत्पादन होने लगता है। तो ये मुख्य उत्पादन होने लगे थे कब? उत्तर वैदिक काल में। इसके अलावा तकनीकी का विकास होता है, जैसे लोहे के उपकरण का प्रयोग होने लगता है, हल वगैरह बनाने के लिए, कटने के लिए हंसुआ वगैरह का उत्पादन ईजाद हो जाता है, जिसके कारण फसल वगैरह काटने में आसानी होती थी। हल का विस्तृत विवरण मिलता है कहाँ पे? शतपथ ब्राह्मण में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल का विस्तृत विवरण कहाँ पे मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। धातु विज्ञान के रूप में देखा जाए तो लोहा, जिसे श्याम और कृष्ण अयस्क के नाम से जाना जाता है, इसका विकास होता है और इसका प्रथम प्रयोग कहाँ पे देखने को मिलता है? कर्नाटक, जो कि धारवाड़, और गांधार पाकिस्तान में इसका प्रथम प्रयोग देखने को मिलता है। और अतरंजी खेड़ा से सर्वाधिक लोहे उपकरण प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से सर्वाधिक लोहे उपकरण प्राप्त हुए हैं। तांबा, जिसे लौह अयस्क के नाम से जाना जाता है, पूर्ववर्ती काल में से यह प्रचलन में तो था ही, इसके अलावा लोहे का विकास हो जाता है, जिसके कारण कृषि के औजार वगैरह बनाने में सहूलियत हो जाती है। और लोहा के 2 रूप में जाना जाता था, श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क। मिट्टी के बर्तन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रकार हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने के यहाँ पे अलग अलग प्रकार हैं, जैसे काला व लाल, काली पोलिशदार, लाल मृदभांड, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है चित्रित धूसर मृदभांड, जिसे पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से जाना जाता है और शॉर्ट में PGW। एग्जाम में आपको PGW ही मैक्सिमम टाइम मिलेगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। यह उत्तर वैदिक काल की मुख्य पहचान थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि PGW किस काल के प्रमुख पहचान है? ऑप्शन में आपका रहेगा ऋग्वेदिक काल भी रहेगा और उत्तर वैदिक काल भी रहेगा, तो आपको उत्तर वैदिक काल टिक करना है। PGW का मतलब हुआ पेंटेड ग्रे वेयर, राइट। तो मृदभांड 4 प्रकार के थे, कौन? काला व लाल, काला और उस पर पॉलिश किया हुआ रहता था। तीसरा था पेंटेड ग्रे वेयर, जिसे PGW के नाम से जाना जाता है, और चौथा लाल मृदभांड, राइट। नेक्स्ट, आर्थिक प्रगति के रूप में देखा जाए, शिल्पों का विकास होता है, अस्थायी जीवन शैली का आधार बनता है। शिल्पों का विकास हो जाता है, जिसके कारण लोग अस्थायी जीवन जीना शुरू करते हैं। साथ ही साथ व्यापार में कृषि उत्पादों व धातुओं का आदान प्रदान होता था। व्यापार जब करने जाते थे बिजनेस में, लोग कृषि उत्पादों अर्थात गेहूं, चावल, जौ वगैरह जो उत्पादित होते थे उन व धातुओं का, जैसे लोहा, तांबा का भी आदान प्रदान शुरू होने लगा। कब? उत्तर वैदिक काल जैसे जैसे प्रवेश करता है तब। और PGW जो है, इसे संस्कृति कहा जाता है, जिसे बताया अभी पेंटेड ग्रे वेयर, PGW जिसके शॉर्ट में कहा जाता है। इस संस्कृति उत्तर वैदिक काल की पहचान बन जाती है, ये ध्यान में रखना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये भी आई है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है PGW संस्कृति किसकी पहचान है, तो ये उत्तर वैदिक काल की पहचान होती है। और लोहे का प्रभाव कृषि उत्पादन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण कृषि का विकास होता है और अस्थायी बस्तियों का भी विकास होता है, क्योंकि कृषि को करने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का समय चाहिए। खेत को उपजाऊ बनाना होता है, पशुओं को भी पालना होता है। तो जब खाना बदोशी का जीवन जिएंगे तो उनको खेत भी छोड़ के जाना पड़ेगा, सभी जानवर को भी लेके जाना पड़ेगा, और जो फसल उत्पादित हो गए हैं उनको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये संभव है नहीं। तो कृषि के विकास के कारण अस्थायी बस्तियों का भी विकास हो जाता है। अब हम राजनीतिक जीवन को देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन किस प्रकार से था। तो इसको 3 भाग में बांटकर पढ़ेंगे कि राजनीतिक जीवन में कैसे परिवर्तन होता है पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आते आते। इसके बाद शासकों के नाम एवं क्षेत्र जो पूछे जाते हैं उसको देखेंगे, और प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से था उसको देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले राजनीतिक परिवर्तन कैसे होता है। तो जो कबीलाई व्यवस्था थी, लोग पहले कबीले के रूप में रहते थे, वो अब जनपद में बदल जाता है, अर्थात कबीला का विकास जनपद के रूप में हो जाता है।
कैसे? तो जो जिक्र मिलता है तो भरत और पुरु मिलकर कुरु जनपद बनाते हैं और तुवर्स और क्रीवी मिलकर पांचाल जनपद बनाते हैं। और जो संस्थाओं का है वह ह्रास हो जाता है, जैसे विदत लगभग समाप्त हो गया। विदत जो है, जो धार्मिक संगठन था, वह लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जबकि सभा और समिति के प्रभाव भी कम हो जाते हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ऋग्वेदिक काल में सभा और समिति इंपॉर्टेंट थे। राजा को जो निर्णय लेना होता था उस पर सभा और समिति का प्रभाव होता था, लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो सभा और समिति का प्रभाव कम हो जाता है। इसका क्यों कम हो जाता है उसको समझने वाली बात है। मान लीजिए जो राजा है, राजा उसके अंदर में जो इतने भी प्रजाएं हैं वो कृषि करने लगते हैं, पशुपालन भी करने लगते हैं, अलग अलग फसल उपजाने लगते हैं, लोहा का भी विकास हो जाता है, तो अर्थात छोटे मोटे उद्योग ज़्यादा फलने फूलने लगते हैं, जिसके कारण लोग कर ज़्यादा देते हैं, टैक्स ज़्यादा देते हैं। टैक्स जब ज़्यादा देगा तो धन ज़्यादा एकत्रित होंगे। जब धन राजा के पास ज़्यादा एकत्रित होगा तो उसका प्रभाव बढ़ेगा, उसका शक्ति में बढ़ोतरी होगी। और यही कारण है कि राजा के शक्ति में बढ़ोतरी होने के कारण ही सभा और समिति के प्रभाव कम होने लगे और जो विदत था वो लगभग समाप्त हो गया। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसके बाद शासकों के नाम और क्षेत्र पूछे जाते हैं। तो जो शासकों को अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे उत्तर के राजा को विराट कहा जाता था, दक्षिण में जो राजा था उसे भोज कहा जाता था, पूर्व के राजा को सम्राट कहा जाता था और पश्चिम के राजा को स्वराट कहा जाता था, और मध्य में जो राजा था उसे राजा के नाम से ही जाना जाता था। तो ये शासकों के नाम थे अलग अलग दिशाओं के आधार पे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जो पदानुक्रम था वो आनुवंशिक हो जाता है। पहले सभा और समिति के द्वारा वो चुने जाते थे, सभा और समिति निर्णय के आधार पर राजा को चुनती थी, लेकिन अब यहाँ राजा जो है अनुवांशिक हो जाता है। अनुवांशिक मतलब राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनेगा। यदि ज्येष्ठ पुत्र नालायक हो गया या उनकी अकाल मृत्यु हो गई तब उसके बाद के बेटे राजा बनते थे, लेकिन प्राथमिकता दिया जाता था ज्येष्ठ पुत्र को, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। आप मुगल काल जब पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री में, वहाँ तक आप देखेंगे कि ये वंशानुगत ही हो जाता है, राजा का बेटा ही राजा बनता था। और ये जो पहले जो पद थे सभा समिति विदत वगैरह वो सब जब समाप्त हो जाते हैं और नए पद बनते हैं। कौन? संग्रहिता और गौकीर्तन। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि पुरोहित हो गया, सेनानी हो गया, ये सब उनके सहयोगी थे राजा के। अब यहाँ पे राजा के सहयोगी के रूप में नए पद का सृजन हो जाता है। कौन? संग्रहिता और गौकीर्तन। संग्रहिता का कार्य क्या था? यह कर संग्रह करता था, कर को संग्रह करता था, टैक्स कलेक्शन का काम करता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में कर संग्रहकर्ता को किस नाम से जाना जाता था? तो संग्रहिता के नाम से जाना जाता था, जबकि पशुधन प्रबंधक को गौकीर्तन के नाम से जाना जाता था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में आज्ञों का राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है। अब राजा लोग यहाँ पे यज्ञ करने लगे, जैसे राष्ट्रीय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। ये 3 प्रकार के यज्ञ का जिक्र मिलता है। राष्ट्रीय यज्ञ जो यज्ञ था वह राज्याभिषेक के समय किया जाता था। अश्वमेध साम्राज्य विस्तार के लिए जो है अश्वमेध यज्ञ होता था, और शक्ति प्रदर्शन के लिए जिसे रथ दौड़ के नाम से जाना जाता है यज्ञ को वाजपेयी यज्ञ कहा जाता था। तो ये 3 प्रकार के यज्ञ पूछे जाते हैं एग्जाम में। राष्ट्रीय यज्ञ राज्याभिषेक के लिए, अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए, जबकि वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। ये 3 प्रकार के यज्ञों का ज़्यादा जिक्र मिलता है। इसके बाद आपको जो ध्यान में रखना है सबसे इम्पोर्टेंट सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, तो राजनीतिक जीवन में जो ध्यान रखना है कि जनपदों का उदय हो जाता है और क्षेत्रीय राजाओं की नींव की शुरुआत होती है। यहाँ पे आज्ञों की भूमिका राजनीतिक वैधता का साधन बन जाता है, अर्थात राजनीतिक विस्तार का। यहाँ जो आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है राजनीतिक जीवन के रूप में कि जनपदों का उदय हो जाता है, क्षेत्रीय राजाओं की नींव की शुरुआत होती है, यज्ञ की भूमिका जो है राजनीतिक विस्तार के रूप में देखा जाता था, और राजा की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। यही राजनीतिक परिवर्तन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। अब हम धार्मिक जीवन को देखेंगे। धार्मिक जीवन में क्या परिवर्तन आता है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे देवताओं में क्या परिवर्तन हुए, धार्मिक प्रथाएं में क्या बदलाव आई, फिर दार्शनिक विकास होता है, संस्कार व्यवस्था, ये सारी चीज़ को हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे देवताओं में परिवर्तन। देवताओं में परिवर्तन होता है, कहने का मतलब हुआ कि जो प्रमुख देवता थे उनमें परिवर्तन आता है। जैसे
प्रजापति, रुद्र और विष्णु प्रमुख देवता बन जाते हैं। ऋग्वेदिक काल में हम देखे थे इंद्र, अग्नि और वरुण प्रमुख देवता थे, उनमें बदलाव आता है और उत्तर वैदिक काल आते आते जो प्रमुख देवता थे प्रजापति, रुद्र और विष्णु बन जाते हैं। प्रजापति सृष्टिकर्ता के रूप में, जिसे ब्रह्मा भी कहा जाता है, रुद्र जिसे शिव के रूप में देखा जाता है और विष्णु नारायण के रूप में, ये तीनों प्रमुख देवता हो जाते हैं। अब पूषण जो ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब ये शूद्रों के देवता हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उत्तर वैदिक काल में पूषण किनके देवता थे? ऑप्शन में आपको दोनों रहेगा, पशुओं के देवता और शूद्रों के देवता। तो कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। यदि ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहा गया है तब पूषण जानवरों के अर्थात पशुओं के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पूषण जो है अब शूद्रों के देवता हो जाते हैं। राइट, ये कंफ्यूज नहीं करना है आपको। अब धार्मिक प्रथाएं देखेंगे। धार्मिक प्रथाएं के रूप में पंच महायज्ञ की शुरुआत होती है गृहस्थों के लिए। जो गृहस्थ जीवन जीते थे उन्हें 5 महायज्ञ करने की यहाँ पे शुरुआत होती है। कौन कौन 5 महायज्ञ थे? तो ब्रह्मा यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ब्रह्मा यज्ञ ऋषियों के प्रति समर्पित के लिए या फिर ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया जाता था। पितृयज्ञ जो है पूर्वजों के प्रति, अपने जो पूर्वज थे जिनका देहांत हो गया है उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया जाता था। देवयज्ञ देवताओं को समर्पित था अर्थात देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया जाता था। भूत यज्ञ या प्रकृति या फिर सारे जीव जंतुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया जाता था। और अतिथि यज्ञ जो है अतिथियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया जाता था। तो ये 5 महायज्ञ की शुरुआत होती है, ब्रह्मा यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जिसमें दार्शनिक विकास होता है, 6 दर्शन का विकास होता है और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह इतना इंपॉर्टेंट है कि आप शायद ही कोई एग्जाम देखेंगे जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे 6 प्रकार के दर्शन का विकास होता है। कौन कौन? सांख्य दर्शन जिसके प्रतिपादक कपिल मुनि थे, योग दर्शन जिसके प्रतिपादक पतंजलि हुए, न्याय दर्शन जिसके प्रतिपादक गौतम ऋषि हुए, वैशेषिक दर्शन जिसके प्रतिपादक कनाद मुनि हुए और पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक वाद नारायण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कभी उल्टा करके पूछा जाता है कि कपिल मुनि किनके प्रतिपादक हैं, तो सांख्य के। इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो कपिल मुनि। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सांख्य के कपिल मुनि, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम ऋषि, वैशेषिक के कनाद मुनि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के वाद नारायण। इसको आपको अच्छे से कवर करना है, इसको पूरी तरह से रट लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट संस्कार व्यवस्था को देखेंगे। संस्कार व्यवस्था में देखा जाए तो 16 प्रकार के संस्कार का जिक्र मिलता है उत्तर वैदिक काल में। कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ और उपनयन। उपनयन ये वेरी इंपॉर्टेंट था। सारे 16 संस्कार में सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार जो है उपनयन संस्कार होता है। और उपनयन संस्कार होने के बाद द्विज बनने का संस्कार अर्थात दूसरे माना जाता है। उपनयन संस्कार होने के बाद दूसरा जन्म हो जाता है, अर्थात आपको विद्या प्राप्त करने का अधिकार, आपका मुंडन होता है, आपको जनेऊ धारण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, ये 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। तो आपको सारे तो ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन उपनयन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि द्विज बनने का संस्कार किसे कहा जाता है, तो उपनयन संस्कार को द्विज बनने का संस्कार कहा जाता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्राह्मण को उपनयन संस्कार प्राप्त करने का अधिकार किस वर्ष में मिलता है, तो 8 वर्ष में, क्षत्रिय को 11 वर्ष में, वैश्य को 12 वर्ष में, जबकि शूद्र को उपनयन संस्कार करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो ये वर्ष आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो कर्मकांड जो है उत्तर वैदिक काल में बढ़ जाता है। आप देखिए आश्रम व्यवस्था जो जिसका जिक्र जबालो उपनिषद में मिलता है,
उसकी शुरुआत हो जाती है 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था की। और द्विज संस्कार, उपनयन के बाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहा जाता था, जबकि शूद्र को द्विज संस्कार अर्थात उपनयन संस्कार प्राप्त करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। अब हम देखेंगे जो फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार, जैसे देवताओं के उल्लेख कितना बार हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमुख जो अधिकारी थे उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कृषि के शब्दावली से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीजों को हम बार बार बारी बारी से देखते हैं। तो देवताओं के बारे में पूछा जाता है कि किसका उल्लेख कितने बार है। तो इंद्र का उल्लेख 250 बार है, अग्नि का 200 बार है, गाय का 176 बार है, विष का 170 बार है, सोम देवता का 144 बार है, विष्णु का 100 बार है, वरुण का 30 बार है और पिता का 335 बार है। सभा का 8 बार है, समिति का 9 बार है, रुद्र का 3 बार है, यमुना का 3 बार है, गंगा का 1 बार है, कृषि का 33 बार है, जन का 275 बार है और सिंधु का सर्वाधिक उल्लेख है। सारे नदियों में से सबसे ज्यादा जो उल्लेख मिलता है वो सिंधु नदी का मिलता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। 1 से 2 बार भी आप अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये फैक्ट है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट जो पूछा जाता है प्रमुख पदाधिकारी के रूप में, सेनानी कहा जाता था सेनापति को, ग्रामीणी कहा जाता था गांव के मुखिया को, संग्रहिता कहा जाता था कोषाध्यक्ष या टैक्स कलेक्शन करने वाले को, भागदूत कहा जाता था कर संग्रह करने वाले को, सूत कहा जाता था रथ सेना नायक को, गोवी कर्तन कहा जाता था पशुपालन अधिकारी को, अछावाप कहा जाता था लेखाकार को, पलागल कहा जाता था विदूषक या फिर मनोरंजन कर्ता को, महिषी कहा जाता था रानी को और तक्षण कहा जाता था बढ़ी को। तो ये प्रमुख पदाधिकारी के अलग अलग नाम थे उस समय। यह भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है कृषि से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराना नाम और आधुनिक नाम क्या है। तो हल का प्राचीन नाम लांगल था, बैल का प्राचीन नाम विर्क था, जुता हुआ खेत का प्राचीन शब्द उर्वरा था। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, उर्वरा को उपजाऊ जमीन समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, उत्तर वैदिक काल में उर्वरा का अर्थ होता था जुता हुआ खेत। और हल की नाली को सीता के नाम से जाना जाता था, कुआं को अवट कहा जाता था, बादल को पर्जन्य कहा जाता था, बैलगाड़ी को अनस कहा जाता था और हलवाहा को किनास कहा जाता था। ये भी फैक्ट है, आपको याद करने ही पड़ेंगे। आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट हम देखेंगे जो फैक्ट है जो बार बार रिपीट होता है वो क्या है, सिंधु नदी अन्य नदियों से ज्यादा महत्वपूर्ण था और इसका सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। राजनीतिक संस्थाएं जो थी वो तो सभा का 8 बार और समिति का 9 बार जिक्र होता है। कृषि का महत्व ज्यादा था, क्योंकि कैसे पता चलता है तो इसका 33 बार उल्लेख मिलता है। और सामाजिक संरचना जो है जन के बाद जनपद में इसका प्रवेश हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का जिक्र किसमें मिलता है। तो ऋग्वेद में मिलता है। अस्तोमा सद्गमय का स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो कृष्ण यजुर्वेद है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो छांदोग्य उपनिषद और बृहदनारायण उपनिषद है। पुनर्जन्म का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। निष्काम कर्मयोग जो गीता का सार भी है या ईशोपनिषद में इसका पहले जिक्र मिलता है। और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद मिलता है किसमें, बृहदनारायण उपनिषद में। और श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। ये सारे फैक्ट हैं जो आपको एक ही जगह हमने दिया है, ठीक है। आपको अलग अलग कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये सब फैक्ट को आप बस स्क्रीनशॉट लेके 1 से 2 बार आप रिवीजन कर लें, क्लियर होता चला जाएगा। ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद सामाजिक राजनीतिक से संबंधित जो है स्रोत है उसको देखेंगे। तो भारत कबीले का प्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। चारों वर्णों का प्रथम उल्लेख मिलता है त्रेय ब्राह्मण में। वैश्य शब्द का प्रथम प्रयोग होता है वायसनेयी संहिता में। और राष्ट्रीय का प्रथम उल्लेख मिलता है त्रेय ब्राह्मण में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। देवता एवं प्रकृति से संबंधित जो फैक्ट पूछा जाता है वो है ऋग्वेदिक काल का प्रमुख देवता कौन है, तो इंद्र है। जबकि पूर्व वैदिक काल में या फिर देवता और प्रकृति से रिलेटेड जो फैक्ट पूछा जाता है, जैसे ऋग्वेदिक काल का प्रमुख देवता कौन है, इंद्र है। जबकि उत्तर वैदिक काल में कौन हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उत्तर वैदिक
काल का प्रमुख देवता प्रजापति हैं। सर्वाधिक प्रयुक्त धातु ऋग्वेद में आयस अर्थात तांबा और कांसा था। सर्वाधिक जो नदी ऋग्वेद में उल्लेखित है वो सिंधु है। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में सरस्वती है। कृषि प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 4थे मंडल में। आश्रम व्यवस्था, प्रथम 3 आश्रम बाल, गृहस्थ और वानप्रस्थ का स्रोत जो है छांदोग्य उपनिषद है, जबकि चारों आश्रम का प्रथम उल्लेख जाबालो उपनिषद में मिलता है। ये कंफ्यूज नहीं करना है अपना आपको। प्रथम 3 आश्रम के बारे में पूछे तो छांदोग्य उपनिषद है, जबकि चारों आश्रम का प्रथम उल्लेख मिलता जो है वो जाबालो उपनिषद में है। अब हम फाइनली देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर था। इस चार्ट के माध्यम से आपको यह पूरा वैदिक काल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यह चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत से हमने इसको बनाया है, इसलिए इसे आप अच्छे से समझें। इस पूरे चार्ट में आप पूरे वैदिक काल को समझ सकते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले क्या है, पूर्व वैदिक काल का जो समय था 1500 से 1000 ईसा पूर्व था, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व था। ये काल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मुख्य ग्रंथ में देखा जाए तो पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये तीनों वेद का विकास हो जाता है। इसके अलावा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद का भी विकास होता है। भाषा के रूप में देखा जाए तो पूर्व वैदिक काल में सरल वैदिक संस्कृत भाषा थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह वैदिक संस्कृत जो था अधिक जटिल हो जाता है। भौगोलिक क्षेत्र के रूप में देखा जाए तो पूर्व वैदिक काल में सब सिंधु क्षेत्र अर्थात पंजाब और सरस्वती के बीच का जो क्षेत्र था वहां पे इनका संकेंद्र था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, पूर्वी भारत, अफगानिस्तान तक इसका विस्तार हो जाता है। आर्थिक जीवन के रूप में देखा जाए तो पूर्व वैदिक काल में पशुपालन मुख्य पेशा था, जबकि कृषि गौण था, सेकेंडरी बिजनेस था। जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य हो गया, लोहा का उपयोग हो गया, शिल्प एवं व्यापार में वृद्धि होने लगा। धातु उपकरण के रूप में देखा जाए तो पूर्व वैदिक काल में सिर्फ तांबा और कांसा का यूज होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में लोहा, आयरन का प्रचुर उपयोग होने लगा। राजनीतिक इकाई के रूप में देखा जाए तो पूर्व वैदिक काल में जन, विश्व, ग्राम आदि में राजनीतिक इकाई बटे हुए थे, जबकि उत्तर वैदिक काल आते आते यह राज्य, महाजनपद और बड़े संगठित राज्य के रूप में विकसित होने लगे। राजा की भूमिका जो है पूर्व वैदिक काल में सीमित शक्ति था और सभा व समिति प्रभावशाली थे। राजा को निर्णय लेना होता था तो वो सभा और समिति से पूछ के लेता था, जबकि उत्तर वैदिक काल आते आते राजा की शक्ति में वृद्धि हो जाती है और यह वंशानुगत हो जाता है। वर्ण व्यवस्था देखा जाए तो पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में लचीली थी और यह कर्म आधारित था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह कठोर हो जाता है क्योंकि यह जन्म आधारित हो जाता है। नारी की शक्ति जो है ऋग वैदिक काल में उच्च थी, स्त्रियों को यज्ञ शिक्षा में भाग लेने का अधिकार था, जबकि उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति में गिरावट होती है और शिक्षा और धार्मिक कार्यों से इन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है, इन्हें अधिकार इनका जो था छीन लिया जाता है। इसके बाद धार्मिक विश्वास की बात किया जाए तो प्रकृति देवताओं की पूजा इंद्र, अग्नि और वरुण के रूप में किया जाता था। वहीं उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे आगे प्रधान हो जाता है, ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ जाता है और आत्मा ब्रह्म चिंतन का यहाँ पे लोग ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में प्रमुख देवता देखे जाते हैं। प्रमुख देवता जो है पूर्व वैदिक काल में कौन थे? इंद्र, अग्नि और सोम। वहीं उत्तर वैदिक काल में प्रजापति अर्थात प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि के रूप में देखा जाता है। यज्ञों की भूमिका सीमित थी और होता भी था तो सामूहिक रूप से होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह काफी बढ़ जाता है और ब्राह्मणों के द्वारा इसे नियंत्रित तरीके में यज्ञ जो है ब्राह्मण ही करेंगे। शिक्षा पद्धति के रूप में देखा जाए तो पूर्व वैदिक काल में मौखिक परंपरा और गुरुकुल परंपरा के माध्यम से शिक्षा पद्धति का विकास था, जबकि उत्तर वैदिक काल में विशेष गुरुकुल व्यवस्था का विकास होता है और उपनिषदिक शिक्षा अर्थात उपनिषद, आरण्यक वगैरह आपको पढ़ने पड़ते थे। साहित्यिक ज्ञान में ऋचाएं सुख थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथ, दर्शन, वेदांत, विचार आदि का विकास होता है। समाज की प्रकृति जहां ऋग वैदिक काल में जनजातीय थी और स्वतंत्रता युक्त थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में यह श्रेणीबद्ध और अनुशासित और वर्ण के आधार पर हो जाता है। नगरों का विकास ऋग वैदिक काल में नगर का विकास नहीं हुआ था, जबकि उत्तर वैदिक काल में नगरों का प्रारंभिक विकास थोड़ा थोड़ा विकास अर्थात शहरीकरण की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वाणिज्य और व्यापार देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में सीमित था,
जबकि उत्तर वैदिक काल में यह व्यापक हो जाता है और मुद्रा का उपयोग प्रारंभ हो जाता है। विज्ञान और गणित के रूप में देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में खगोल शास्त्र की जानकारी प्रारंभिक स्तर पर था, इनिशियल लेवल पे था। वहीं उत्तर वैदिक काल में गणित, खगोल और चिकित्सा में विशेष प्रगति देखी जाती है। तो ये चार्ट के माध्यम से सारे फैक्ट और पॉइंट एक जगह एक ही चार्ट में आपको मिल गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और बार बार रिवीजन करें। खासकर एग्जाम हो तो एग्जाम से पहले जरूर देख लें। तो आप हमारे पिछले 3 वीडियो को देखे हैं तो सिर्फ इस चार्ट को देखकर आप सारे चीज़ को समझ सकते हैं। तो आई होप आपके सारे पॉइंट, सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। यदि इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।